मोल्स का चैप्टर था, इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे मोल्स में हमारे, वो पहले लिख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने सीखा क्या था। मोल्स एंड स्टिशियोमेट्री का जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने थ्योरी पढ़ते हुए, जब रेगुलर तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाया गया था, तो इस टॉपिक में हमने क्या सीखा। इस टॉपिक में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने बेटा कवर किए थे पहले, उसमें सबसे पहले तो था मोल्स, और मोल्स में आपने विदाउट इक्वेशंस वाले मोल भी किए थे और विद इक्वेशंस वाले भी किए थे। फिर आपने परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज कैलकुलेशन बाय मास, परसेंटेज कैलकुलेशन बाय composition, empirical formula and molecular formula, ये सारी चीजें आपने जब थ्योरी में जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा था तो उनको याद होगा, ये टॉपिक हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट। अब मोल हालांकि कराते हुए मैंने सबसे आखिर में कराया था, हमने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से, लेकिन क्योंकि अब एटीपी पे मोल आप अभी कर चुके हैं, कुछ अंदाजा आपको मोल का ऑलरेडी हो गया है, तो अब इस वक्त रिवीजन में हम पहले मोल करेंगे। तो मेरे बच्चों, मोल का टॉपिक शुरू करने, और मोल के टॉपिक में क्या क्या चीजें आ जाती है, यहां तक की सारी चीजें ये मोल में ही आती। ये पूरा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट तक जो मैंने लिखा है, ये सारे मोल वाले ही क्वेश्चन हैं, और मैं आपको क्वेश्चन कराकर कोशिश करूंगा आज की क्लास में हम इससे ये कैसे होता है ये सारा जल्दी जल्दी डिस्कस करें। मुझे आपका आउटपुट चाहिए होगा, मुझे फिजिकल बच्चे तो दे देंगे आउटपुट, ऑनलाइन वालों को मैं बार बार गला नहीं फाड़ूंगा, जिसको समझ में आएगा यस करेगा, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये सवाल हम चंद करेंगे, बेसिक वर्क आउटफ्लो को डिस्कस करेंगे, वर्कफ्लो को, और फिर हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे P1 के, क्योंकि P1 के मोल करना और मुश्किल होता है। अब्दुल रहमान, क्या मसला हो रहा है, क्यों मोबाइल में लगे हुए, क्या देख रहे हो, क्यों कैलकुलेटर नहीं है आपके पास? मैंने ग्रुप तक पे मेंशन किया कैलकुलेटर के बगैर नहीं आना, तुम लोग क्या ढीठ हो यार। तवज्जो मेरे बच्चे, जिन लोग मान ले, मैं हालांकि एटीपी में करते हुए ज्यादातर बच्चों ने प्रैक्टिस की है मोल्स की, लेकिन हम मान लेते हैं कि मोल किसी को नहीं आता, तो जब नहीं आता तो याद रखिएगा कि मोल को समझना नहीं होता। मैं जब भी पढ़ाता हूं हमेशा ये बात करता हूं कि मोल के टॉपिक को समझना नहीं होता। आप अगर अंधे नहीं है और टीचर की बात आप डिक्टो कॉपी कर सकते हैं, तो आप किसी भी सवाल को टच करेंगे पूरा सही करेंगे। और अगर आप, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में फेल हो जाते हैं, तो आप मोल का टॉपिक तो बगैर अंडरस्टैंडिंग के ही हो जाता है अगर आप चंद बातें याद रखें। क्या? सबसे पहले कि मोल का कोई भी सवाल हो उसमें फॉर्मूले 4 होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ये वाला फॉर्मूला सबसे कम अप्लाई होता है, बट होता है। आपने एटीपी जितने भी किए उसमें अप्लाई नहीं हुआ कहीं पर, लेकिन ये अप्लाई होता है, मोल का फॉर्मूला है, आ सकता है P1 में आता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद क्या है? एटम्स भी इससे मुराद है, मॉलिक्यूल्स भी इसी में आ जाते हैं, और आइंस भी। कि अगर आपको नंबर ऑफ आइन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम निकालने हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। इसमें डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला जो मोल के लिए अप्लाई होता था, वो सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला फॉर्मूला है, और वो है मास अपॉन AR या MR। AR और MR वाले फॉर्मूले में AR और MR आपको खुद निकालना होता है, जो सम ऑफ मासेस से निकालते हैं, ऐसे ही है। और मास आपको या तो निकालना होगा या गिवन होगा। तीसरा फॉर्मूला जो मोल का था वो था वॉल्यूम अपॉन 24 DM क्यूब या वॉल्यूम अपॉन 24,000 CM क्यूब। यानी अगर वॉल्यूम CM क्यूब में सॉल्व करना है तो 24,000 से डिवाइड करना होगा, और अगर DM क्यूब में सॉल्व करना है तो 24 से डिवाइड करना होगा। इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन भी थी, और वो लिमिटेशन ये थी कि ये फॉर्मूला
सिर्फ गैसेस पर अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस पर अप्लाई होता है, ठीक है जी। बाकी फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला गैसेस पे। और आखिरी चौथा फॉर्मूला, टोटल 4 फॉर्मूले थे, चौथा फॉर्मूला डिफरेंट इसलिए था कि चौथे फॉर्मूले में डिवीजन, देखो अब पिछले तीनों फॉर्मूले में गौर करो, तीनों में मोल निकालना है और तीनों में डिवीजन हो रही है, और तीनों के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू है आपको खुद ही निकालनी होती है, पता होती है। देखो पहले वाले फॉर्मूले में नंबर फिक्स्ड है, तीसरे वाले फॉर्मूले में भी नंबर फिक्स्ड है, दूसरे वाले में एमआर खुद ही निकालना है आपको। क्या ख्याल है? जबकि चौथा फॉर्मूला डिवीजन वाला नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वाला है, और वो क्या है? सी इंटू वी, यानी कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब अगेन वॉल्यूम अगर सीएम क्यूब में, डीएम क्यूब में है तो सीधा सीधा यही फॉर्मूला है, और अगर सीएम क्यूब में है तो फिर इसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो आपने एटीपी में किया, क्योंकि ज्यादातर सीएम क्यूब में आ रहा होता है। तो अगर आपने सीएम क्यूब वाले वॉल्यूम को रखेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब मालूम हुआ कि 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें वॉल्यूम आता है, एक तीसरा और एक चौथा, लेकिन तीसरा वाला फॉर्मूला गैसेस के वॉल्यूम के लिए अप्लाई होगा और चौथा वाला लिक्विड्स के लिए। क्या ख्याल है? तीसरा फॉर्मूला, दोनों में वॉल्यूम आ रहा है ना, तो तीसरा वाला फॉर्मूला गैसेस के वॉल्यूम को कैलकुलेट करेगा, चौथा वाला फॉर्मूला लिक्विड्स के वॉल्यूम को कैलकुलेट करेगा। जबकि मास खाली एक ही फॉर्मूले में आता है तो हमेशा मास के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, और पार्टिकल भी एक ही फॉर्मूले में आता है तो वही लगेगा। अब सवाल ये है कि बच्चे कहते हैं सर डेटा समझ नहीं आता, डेटा समझ नहीं आता। तो भाई डेटा के बारे में हमेशा क्या क्या, डेटा समझना तो है नहीं, देखना है। अंधे अगर नहीं हो तो समझ में आएगा। क्या मतलब? भाई आपने यूनिट्स देखने होते हैं। मास किस में गिवन होता है? हमेशा ग्राम्स में। तो ग्राम या किलोग्राम गिवन है तो मास हो जाएगा, भले से तुम्हें कख ना समझ में आए। इसी तरह वॉल्यूम किस में गिवन होगा? सीएम क्यूब या डीएम क्यूब में। अच्छा, सीएम क्यूब और मिलीलीटर बराबर होते हैं, डीएम क्यूब और लीटर बराबर होते हैं। तो अगर मिलीलीटर में आ जाए तो पागल नहीं हो जाना, मिलीलीटर और सीएम क्यूब बराबर ही बात है। मिलीलीटर कमर्शियल यूनिट है और सीएम क्यूब लेबोरेटरी यूनिट है बराबर। समझ में आ गई बात? इसी तरह जो मोल्स हैं उसके आगे MOL मोल लिखा होगा, तो जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होंगे तो मोल पता चलेगा, ये मोल गिवन है। जिसके आगे सीएम क्यूब डीएम क्यूब लिखा होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम। समझ में आ रही है? मैथ के बच्चों, मैथ कंपलसरी है, इतनी मैथ तो तुम कर ही लोगे। फिर इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन में बच्चों की मौत आ जाती है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब, और बाज दफा कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में भी गिवन होती है। एटीपी करते हुए ये प्रॉब्लम आया था बच्चों को, तो ग्राम पर डीएम क्यूब में भी जो चीज गिवन है ये कॉन्सेंट्रेशन ही है। इसमें ग्राम को मोल बना लेंगे, और ग्राम को मोल कैसे बनाते हैं? मास को मोल कैसे बनाते हैं? फॉर्मूले से। जब मास तो आप क्या करते हैं? मास जब गिवन होता है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल बन जाता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि कॉन्सेंट्रेशन किसमें गिवन हो? ग्राम पर डीएम क्यूब में, तो उसको एमआर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब। क्योंकि लॉजिक क्या है कि मास को जब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल बन जाता है। यहां तक बात समझ में आती है? जिन लोगों ने मुझसे पहले नहीं पढ़ा, मुझे सबके नाम याद नहीं है, पहले हमने बड़ी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस 1 महीना लगा के मोल किया हुआ है, जिसके बाद हर बच्चा ये कहता है मोल मोल बहुत आसान। लेकिन फिर प्रैक्टिस ना करने की वजह से अपने आपने हालत पे चले गए होंगे। तो इसलिए जिन बच्चों ने पहले नहीं किया हुआ, खुदा के लिए खामोश बैठोगे तो मुझे वही नाजिल नहीं होगी। मनाहिल ज़ाहरा, यहां तक बात समझ में आती है कि मोल के लिए 4 फॉर्मूले, 5वां कोई नहीं है। 4 में से 3 डिवीजन के हैं, 1 मल्टीप्लीकेशन का है। फॉर्मूले, सवालों को समझना नहीं है, सवालों को पहचानना है कि डेटा में क्या चीज गिवन है और क्या चीज निकालनी है। यूनिट से पहचान लेंगे आप। ठीक हो गया? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। चलो, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, मोहब्बत आपकी। मेरे बच्चों, अब मोल के 2 तरह के, क्या हुआ? खैरियत? एक्सीडेंट हो गया? तुमने मारी, उसने मारी? अब मेरे बच्चों तवज्जो रखना, मोल के, अच्छा मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस तो अभी मैं डायरेक्टली नहीं करा सकूंगा, पास पेपर पे जल्दी जाएंगे हम, क्योंकि हम इसको रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी को कंफ्यूजन रह जाए तो मुझे रोक लेना। पहले हम लोगों ने लंबी लंबी वर्कशीट्स की ऑलरेडी सॉल्व की हुई।
तो अब मोल में दो तरह के सवाल आते हैं आपके पास। अच्छा, पहली तरह के जो सवाल है वो ज्यादा आसान होते हैं, जिसको हम कहते हैं विदाउट इक्वेशंस। विदाउट इक्वेशन सवाल क्या होते हैं, ये एमसीक्यू में काफी ज्यादा आ रहे होते हैं, कि जहां पर क्या होता है कि आपको डेटा जो है वो सब्सटेंस ए का गिवन होता है, यानी हम इसको यूं लिख लेते हैं कि गिवन भी सब्सटेंस ए होता है और रिक्वायर्ड भी सब्सटेंस ए होता है। क्या मतलब, सब्सटेंस ए का मास गिवन है, सब्सटेंस ए के मोल निकालने, सब्सटेंस ए का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, सब्सटेंस ए का मास निकालना है, सब्सटेंस ए का वॉल्यूम गिवन है, सब्सटेंस ए का मोल निकाल। तो डेटा गिवन भी उसी चीज का होता है, रिक्वायर्ड भी उसी चीज का होता है, यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। एक बात जो बुद्धू बच्चे हैं वो याद रखें कि जिस सवाल में मोल गिवन नहीं होगा ना, वहां पहले मोल निकालना पड़ेगा। ये आंख बंद करके याद रखो, जिस सवाल में मोल गिवन नहीं है ना, उस सवाल में मोल पहले निकालना पड़ेगा, चाहे रिक्वायर्ड कुछ भी हो। ये मेरे अल्फाज याद रखना, जिस सवाल में मोल गिवन नहीं होगा, मास गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, बगैर मोल निकाले नहीं निकल सकती। तो याद रखना कि अगर सवाल में मोल गिवन नहीं है, पहले मोल निकलेगा ही निकलेगा, या तो मोल गिवन होगा। समझ में आ रही बात? तो कहने का मकसद यह है कि एक सवाल है विदाउट इक्वेशन, यानी जिसके अंदर आपको इक्वेशन की जरूरत नहीं होती। क्यों और पहचानते कैसे हैं कि इक्वेशन की जरूरत नहीं है? कि जिस बारे में सवाल है, जिस चीज के बारे में, उसी के बारे में गिवन भी है, उसी के बारे में रिक्वायर्ड। दो सवाल इस तरह के कर लेते हैं, एक सिंपल वाला, एक थोड़ा ज्यादा बड़ा वाला, और फिर आगे चलते हैं इक्वेशन वाले की तरफ। इक्वेशन वाले एटीपी में प्रैक्टिस हुए में तो जल्दी हो जाएंगे, फिर एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बेटा सवाल लिखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एमसीक्यू पैटर्न में सवाल लिखना चाह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 grams ऑफ Na2CO3 आर डैश। अब ऑप्शन से कोई फायदा नहीं होगा जब तक करना आता ना हो। सवाल को आइडेंटिफाई करो, एमसीक्यू के पैटर्न में लिखा है मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम। मुझे जल्दी से बता दो ये 60 ग्राम क्या चीज है? मास हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया हमने, मास है। और आगे क्या पूछा भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो मास अलग फॉर्मूले में आता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग फॉर्मूले में आते हैं। सर ने क्या कहा है? मोल गिवन ना हो, पहले क्या निकालेंगे? मोल। तो क्या फॉर्मूला होता है मोल का? सोल्यूशन कर लेते हैं मेरे बच्चों। पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा मोल निकालने के लिए? मास अपॉन एमआर। मास कितना है? 60। और Na2CO3 पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करेंगे आप, वैसे मैंने लिस्ट बनवाई थी AR की। तो सोडियम का AR कितना होता है? 23 टाइम्स 2 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3। क्या ख्याल है? तुम्हें समझ में आता है? MR निकालना तो आता होगा ना, कि एटॉमिक मासेस को सम कर लेते। क्या आ रहा है बेटा? 566। 3 डेसिमल प्लेसेस का आंसर लाजमी लेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस का आंसर लाजमी लेंगे। नहीं, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 3 पोजीशंस लेंगे अपने आंसर को एक्यूरेट बनाने के लिए। क्या बात समझ में आती है वाली? हमें फॉर्मूला कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दी आसान होगा। अब मोल आ गए, तो मोल के बाद कौन सा फॉर्म लग जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, ये लिखने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको मालूम है मोल मालूम है, तो ये जाकर उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यस और नो? तो सिंपल क्या करना है? 0.5। जो तेज बच्चा है वो समझ जाता है कि भाई मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एंड द आंसर इज। ज़हरा बात समझ में आ रहा? जी सर। कितने आ रहे हैं भाई? 3. ठीक है जी, सबका आंसर यही है बच्चों? बात समझ में आती है? कोई मसला? नो सर। नहीं सर। मैं रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बता दें। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH solution dissolved in 600 ml of solvent by using 160 grams is dash मोल पर dm। पहले सवाल को एनालाइज कर लें 1 मिनट लेके। क्या बोला? NaOH की बात हो रही है, 600 ml। ये क्या है? ml में क्या होता है?
जाजिल बेटा वॉल्यूम। करो। हाँ जवाब देना पड़ेगा अगर समझ में आ रहा है, पीछे नहीं छूटना है तुमने। एमएल में क्या चीज होती है, क्या चीज, मास, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, मोल। इसीलिए पूछ रहा था, इसीलिए कि तुम पीछे छूट जाओगे। एमएल में क्या होता है, देखो 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 देखो, नहीं देखो देखो, जल्दी करो। लिखा नहीं था तभी ये ऊपर मैंने लिखा था, ये जो मैंने लिखाया था, ये देखो ना, एमएल में क्या चीज है, वॉल्यूम है ना। तो ये चीज क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम। और ये 160 ग्राम, ये क्या हो गया, मास। और निकालना क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। बेटा इसको तो समझाओ जल्दी जल्दी, मोल पर डीएम क्यूब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने क्या कहा था, जब सवाल में मोल गिवन ना हो पहले, तो मोल किसको निकालेंगे, किससे, मास से निकलेगा, वॉल्यूम से निकलेगा, मास अपॉन एमआर। तो फिर से वही आ गया, मास अपॉन एमआर। तो मास अपॉन एमआर, मास रखा 160, एनएच क्या करेंगे, 23 प्लस 16 प्लस 1, 160 डिवाइड बाय 40, आंसर कितना आ गया, 4। क्या आ गया, ये क्या आ गए, 4 मोल्स आ गए। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन वाला। क्या फॉर्मूला है बेटा मोल का, कॉन्सेंट्रेशन वाला, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और ओवर 1000। अब मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवाइड होगा। पहले फॉर्मूला चेंज करें फिर वैल्यू डाला करें, वरना गलती आप लोग कर जाते हैं। तो मोल मल्टीप्लाई होगा 1000 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 600। क्या ख्याल है, हाँ ना बोलो भैया। तो आंसर इज आ जाएगा क्या, 6 पॉइंट, सर डिवाइड बाय 1000। हाँ अबे नहीं, तुम ये डिवाइडेड बाय क्या पूछ रही थी, ये किसने पूछा अभी ऑनलाइन में, सर यही पूछा कि आपने 1000 से क्यों डिवाइड किया। बेटा एमएल में था ना वॉल्यूम, एमएल और सीएम क्यूब वाला फॉर्मूले में 1000 से डिवाइड होता है। अभी ऊपर लिखा था ना मैंने फॉर्मूला, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है ना वो डीएम क्यूब है। जब सीएम क्यूब में होगा तो असल में 1000 से डिवाइड करने से होता क्या है कि वो डीएम क्यूब में चला जाता है। ठीक हो गया, अच्छा क्लियर है, बात समझ में आती है। अब हम लोग करते हैं इक्वेशन वाले मोल्स, जो आपने एटीपी के साथ चूंकि किए हैं, तो अब मेरे लिए काम काफी ज्यादा आसान हो चुका है क्योंकि आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। देखो इक्वेशन वाले मोल्स में क्या होता है, यानी मनाहिल, इमरान कुछ बात समझ में आ रही है, समीर भाई, मनाहिल, महानूर, अनाब, जी सर समझ आ रही है। यस सर, जी सर समझ आ रही है। विद इक्वेशन में क्या होता है, यहां पर होता यह था कि गिवन सब्सटेंस ए का होता है और रिक्वायर्ड सब्सटेंस बी का होता है, यानी जिसके बारे में डेटा गिवन होता है रिक्वायर्ड किसी और चीज के बारे में होता है। इसीलिए हमें रिलेशन बनाना पड़ता है, रिलेशन बनाना पड़ता है, जो एटीपी में आपने बनाया भी है, और मैंने इसके लिए वर्क फ्लो भी हमेशा से दिया है। वो वर्क फ्लो क्या होता है कि जो चीज गिवन है, जो चीज गिवन क्या हो सकता है, या तो मास गिवन होगा, या कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, या वॉल्यूम गिवन होगा। जो भी चीज गिवन है उसको पहले किस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपको सर बार बार कह रहे हैं कि जब मोल गिवन नहीं होता तो मोल बनाना पड़ा। तो गिवन किसके बारे में था, सब्सटेंस ए के बारे में, तो मोल भी किसका बना होगा, सब्सटेंस ए का, यस और नो। उसके बाद चूंकि रिक्वायर्ड किसका है, सब्सटेंस बी का, तो अब आप क्या देखते हैं कि सब्सटेंस ए के मोल से आपको जंप करना होता है सब्सटेंस बी के मोल पर, और इस काम के लिए आपको क्या करना होता है, रेशो मेथड अप्लाई करना होता है, जो आपने एटीपी में बार बार किया कि इसका इतना रेशो है तो इसका कितना होगा। अभी मैं करके दिखाता हूं तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। बाकी सबको तो आता है, फरहान खान सईद। और वंस आपको बी के मोल मिल गए, देखो बी, ए से बी के मोल निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रेशो। रेशो कैसे अप्लाई करेंगे बताऊंगा। और फिर जब बी के मोल आ गए तो जो भी रिक्वायर्ड था वो निकाल लिया जाएगा। भाई रिक्वायर्ड क्या होगा, या तो मास रिक्वायर्ड होगा, या वॉल्यूम, या कॉन्सेंट्रेशन, तो आप उसको निकाल लेंगे। पहले स्टेप में भी फॉर्मूला लगेगा और तीसरे स्टेप में भी फॉर्मूला लगेगा, जबकि दरमियान में क्या होगा, रेशो लगेगा। अब इसका सवाल भी करते हैं, ठीक है, इसके भी 2 या 3 सवाल कराते हैं, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करते हैं, और उसके बाद फिर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। मैं साबित करूंगा कि अगर केमिस्ट्री को जरा सी तवज्जो से पढ़ लिया जाए और साथ साथ प्रैक्टिस कर ली जाए तो वही टॉपिक कितना आसान हो जाता है। एटीपी तुम्हें इसीलिए आसान है। तवज्जो, सवाल लिखिए बेटा।
कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 required to react completely with 80 grams of NaOH. 80 grams of NaOH. तवज्जो रखेंगे जिनको समझना है, और जिन बेहतर यही है सारे बच्चे 2 मिनट रिवीजन पे देख लें। और देखो मैं बार बार बता चुका हूं कि इक्वेशन वाले सवालों के अंदर इक्वेशन लिखी भी होती है, और अगर कोई कॉमन इक्वेशन आ गई तो वो लिखी भी नहीं होगी। कॉमन से मुराद जो तुमने पढ़ी हुई है, एसिड बेस की इक्वेशन पढ़ी है ना, और ये एसिड बेस NaOH क्या होता है? बेस। और H2SO4 क्या होता है? एसिड। ठीक है, हालांकि NaOH और H2SO4 की इक्वेशन में चूंकि बैलेंसिंग का चक्कर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लिखी भी आती है, और बाज़ दफा आसान इक्वेशन भी लिखी भी आ जाती है। तुम सवाल में ज्यादा गौर करो। अब सवाल में 2 चीजों का जिक्र है, H2SO4 का भी है और NaOH का भी। तो अब वो A और B वाला कॉन्सेप्ट आ गया। पहले सवालों में एक ही चीज गिवन थी, उसी के बारे में रिक्वायर्ड था। क्या कहता है? कैलकुलेट द मास। किसका मास निकालना है? H2SO4 का। और ये क्या गिवन है? 80 ग्राम ऑफ NaOH। इसका मास है ये NaOH का। तो NaOH का मास गिवन है और H2SO4 का मास निकालना है। इक्वेशन में लिख देता हूं। क्या इक्वेशन होती है इसकी? NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O, और बैलेंस जब इसको करते हैं तो यहां पर 2 लग जाता है। ठीक हो गया? अब याद रखना, सवाल में जिन चीजों का जिक्र है वो चीजें काउंट होती हैं, बाकी बकवास है। क्या मतलब? सवाल में सिर्फ H2SO4 और NaOH का जिक्र है तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। सवाल चलेगा बस इन दोनों के दरमियान। इसी तरह अगर सवाल में Na2SO4 का जिक्र होता तो फिर हम उसको यूज करते। अब क्या है, अब यहां पर डाटा मैंने हमेशा सिखाया, थ्योरी का पेपर तो हो नहीं रहा, अब तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करने हैं, लेकिन थ्योरी के पेपर की जो स्क्रीन आ रही है क्या? नहीं सर। आ जाए तो बताना। जी सर आ रही है। आ रही। अब मेरे बच्चे सवाल में क्या गिवन था? इसका 80 ग्राम्स गिवन था, ये सुनो, इसका 80 ग्राम गिवन था और इसके ग्राम्स निकालने थे। बेटा जाजिल क्या स्कीम है? स्कीम क्या है? जो गिवन होता है पहले उसे मोल में कन्वर्ट करते हैं, आए करते हैं। तो 80 को डायरेक्ट मोल में यहीं पर कर देते हैं। MCQ के लिहाज से कर रहे हैं, क्या करते हैं? मोल में, मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए MR से डिवाइड, मास अपॉन MR। थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, तो MR कितना निकलेगा? 40, और आंसर कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा आंसर? 2। अब मोल पता चल गए। अब कौन सी मेथड की बारी आ गई? रेशो मेथड की। रेशो मेथड के लिए आपको इक्वेशन इस्तेमाल करनी होती है, और इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। इक्वेशन में क्या नजर आ रहा है कि NaOH के 2 मोल है तो इसके 1 मोल है, यानी डायरेक्ट नंबर कॉपी कर लो। 2:1 है। 2 किसका है? NaOH का। और 1 किसका है? H2SO4 का, जो इसके सामने से लिखा है मैंने। अब तुमने NaOH के मोल निकाले कितने? 2। तो इसके कितने होंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 2x = 2 आ गया, x = 1 आ जाएगा। ये 1 क्या है? मोल्स ऑफ H2SO4। ये 1 क्या है? मोल्स ऑफ H2SO4। यस और नो? अब जब मोल आ गए, क्या निकालना था? मास। फिर से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा? मास अपॉन MR। MR इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल 1 है, MR 98 निकलेगा, तो आंसर 98 ग्राम आ जाएगा। यस और नो? बेटा बच्चे बात समझ में आती है? जी सर। जी। मिसाल के तौर पे अगर NaOH और Na2SO4 का होता तो आप इनका रेशो ले लेते, 2:1 ही है। अगर NaOH और H2O का होता तो 2:2 होता। अगर H2SO4 और Na2SO4 का होता तो 1:1 होता। अगर H2SO4 और H2O का होता तो 1:2 होता। ये तो लिखे में नंबर है। बात समझ में आई? एक सवाल और ट्राई कर, यकीन याद रखना, मेथड में कहीं चेंज नहीं करूंगा, चाहे कैसे ही सवाल हो, यही मेथड होगा। अगला सवाल बेटा ज़हरा, बात समझ में आ गई? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 600 ml NaNO3 solution
which reacts completely with (20 grams of AlCl3। मैंने जानबूझ के मुश्किल सवाल हाइपोथेटिकल क्रिएट किया है, और जब मुश्किल सवाल आएगा तो उसकी इक्वेशन लाजमी लिखी हुई होगी। देखो बेटा, इक्वेशन मैं लिख देता हूं, NaNO3 प्लस AlCl3 गिव्स AlNO3 ट्वाइस। अब पेट में दर्द शुरू ना हो जाए देखकर, और NaCl, और इक्वेशन में बैलेंस भी कर देते हैं। जो बैलेंस, जब एग्जामिनर तुम्हें इक्वेशन देगा ना, वो हमेशा बैलेंस होगी। ठीक है जी। अब सवाल बड़ा वाज़ेह, सवाल दोबारा से रीड करते हैं। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaO3, और ये क्या दिया हुआ है ml में, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है ये? Na, इसको नीचे लिख लेते हैं। वॉल्यूम गिवन है इसका, कितना है? 600 ml। और आगे जाके विच रिएक्ट कंप्लीटली विद 20 ग्राम्स ऑफ AlCl3। तो AlCl3 के नीचे मैं लिख लेता हूं, ये क्या गिवन है इसका? मास। यस और नो? क्लियर हो गई? अब मुझे निकालनी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaNO3। और कॉन्सेंट्रेशन वाले फॉर्मूले में खाली वॉल्यूम नहीं चाहिए होता, मोल भी चाहिए होता। मोल भी। तो अगेन क्या करेंगे, जो हमने रिलेशन इस्तेमाल करना है A to B वाला, उसके लिए क्या करेंगे? AlCl3 को यूज करेंगे। यस और नो? सबसे पहले क्या करेंगे? मास अपॉन, बोलो बच्चों, MR। मास अपॉन MR। 27 Al का मास हो गया, प्लस 35.5 टाइम्स 3, कितना आ रहा है? पूरा फाइनल आंसर बता रही हो? 149। ये मोल आ रहे हैं, कंफर्म कीजिएगा। AlCl3 के मोल्स यही आ रहे हैं। अब रेशो कैसे लिखेंगे जाजिल? रेशो कैसे लिखेंगे? किसके दरमियान रेशो लूंगा? इनका तो कोई यूसेज नहीं है, तो रेशो इनके दरमियान लिया जाएगा। इसके कितने मोल है? उसके कितने? 3। तो रेशो क्या बनेगा? 3:1 लिख लो, 1:3 लिख लो, बात एक ही है। अब ये किसके मोल निकाले मैंने? AlCl3 के, तो इसके नीचे लिख लेंगे 0.149, और यहां x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 0.149, 44। ये क्या आ गए जाजिल? मोल्स ऑफ NaNO3, मोल्स ऑफ। अब निकालना क्या था बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? मोल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। cm³ का वॉल्यूम है ना। अब मैं हमेशा बताता हूं, तुम लोग मैथ में गधे हो, इसलिए बेहतर है पहले फॉर्मूला कन्वर्ट कर लो। 1000 इधर आ जाएगा, वॉल्यूम इधर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया? मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब वैल्यू डालो, 0.447 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 600। आंसर क्या आ गया? 0. यूनिट कौन चच्चा लिखेंगे? कोई मसला? क्या मैंने कोई नया पैटर्न अप्लाई किया? क्या नया फॉर्मूला अप्लाई कर दिया? क्लियर हो गई बात? इट्स टाइम टू डिस्को। अब चलते हैं कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले कि एग्जाम वाले क्वेश्चंस पे चलें, लिमिटिंग रिएक्टेंट याद दिला दूं मेरे बच्चों? ये पैटर्न सबको समझ में आ गया? सबको रिपीट हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार जल्दी अपनी अपनी आवाजों में बता दें। यस सर। क्लियर है सर। यस सर। चलो, गुड हो गया। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट भी एटीपी वाली आखिरी क्लास में समझाया था मैंने, और अगर फिर से याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल एटीपी में यूजुअली क्वेश्चन नंबर 2 होता है। यूजुअली जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल होता है। भाई आइडिया क्या था कि अगर ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी बना रहे हैं, तो अगर तो ए और बी सेम स्पीड से रिएक्ट कर रहे हैं और एक साथ कंज्यूम हो गए, तो दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे, रिएक्शन भी
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। मान लें कि ए और बी में से कोई एक ऐसा है जो कि मान, चलो फिगर्स ले लेते हैं, मैंने 100 ग्राम ये लिया, 100 ग्राम ये लिया, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम रेशो से कंज्यूम हो। क्वाइट पॉसिबल कि बी का 100 ग्राम जल्दी कंज्यूम हो जाए, और अगर ऐसा हुआ कि बी का 100 ग्राम जल्दी कंज्यूम हो गया तो बी खत्म, तो ए बाकी बचेगा। तो क्या अकेला ए सी बना सकता है? नहीं, तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? और उसके खत्म हो जाने से रिएक्शन रुक जाता है। और जो बच जाएगा वो क्या कहलाता है? रिएजेंट इन एक्सेस। रिएजेंट इन एक्सेस। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब है कि अगर मान लो, जाजिल मुझे जवाब देना, अगर मान लो कि इस रिएक्शन में बी पहले खत्म हो गया, तो सी कितना बनेगा? ये बी पे डिपेंड करेगा कि ए पे? ए पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ए तो फजूल बच जाता है। जब बी खत्म होगा उसके बाद सी तो नहीं बनेगा। तो मालूम हुआ कि अगर क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का हो तो मालूम करना जरूरी है कि पहले खत्म कौन हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट उसी पर कैलकुलेट होगा। बात समझ में आती है? प्रोडक्ट उसी पे कैलकुलेट होगा। अब मुसीबत ये होती है कि सवाल में ये नहीं लिखा होता कि लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालें। सवाल की पहचान क्या होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले? कि उस सवाल के अंदर दोनों रिएक्टेंट का डेटा गिवन होता है। जैसे मैंने यहां बताया ना, 100 ग्राम ये, 100 ग्राम ये, मैंने बताया ना। तो अब इन दोनों रिएक्टेंट पर पहले आप अपना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और पहले पता करेंगे खत्म कौन जल्दी हो। और अगर दोनों बराबर टाइम पे खत्म हो रहे हैं तो फिर कोई भी इस्तेमाल कर लें। तो अब सवाल ऐसा क्रिएट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? लिखो सवाल। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NH3 gas produced by reacting 60 grams of nitrogen with 50 dm cube of हाइड्रोजन। और इक्वेशन है हेबर्स प्रोसेस की, आपने पढ़ा हुआ है। अब सवाल को जल्दी से समझ लें। क्या कह रहा है बेटा जाजिल? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। निकालना क्या है इसका? वॉल्यूम। और क्या कहता है? जो प्रोड्यूस हुआ बाय रिएक्टिंग 60 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका क्या गिवन है? हमेशा ये बेहतरीन तरीका होता है एक अच्छे बच्चे के लिए जो गलती से बचना चाहता है कि क्या क्या गिवन है इक्वेशन के नीचे नीचे। तो इसका क्या गिवन हो गया? ये 60 ग्राम्स। और हाइड्रोजन का क्या गिवन है? वॉल्यूम। डीएमक्यू में क्या होता है? वॉल्यूम। तो अब आप देखिए दोनों रिएक्टेंट का डेटा गिवन है, ताकि आप अमोनिया पे जाने से पहले ये फाइंड आउट करें खत्म कौन होगा जल्दी में। पहले बोलो भाई, खत्म कौन होगा ये मालूम करना जरूरी है, क्योंकि दोनों का डाटा है, हमें पता नहीं कि कौन सा पहले खत्म हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, 2 स्टेप का शॉर्टकट था। लंबे चौड़े कोई तरीके नहीं थे जो आपने स्कूल में पढ़े हुए थे। क्या शॉर्टकट बताया था भाई? कि पहले सीधा सीधा दोनों डेटा को मोल में कन्वर्ट करो, दोनों डेटा को फॉर्मूले से। मास कैसे कन्वर्ट होगा? एमआर से डिवाइड करके। तो नाइट्रोजन का एमआर कितना होगा? 28। 60 डिवाइड बाय 28 कितना हो गया? 2.142। अच्छा, और ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस है। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। तो गैस का वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट होता है? 24 से डिवाइड हो जाएगा ये। क्या ख्याल है? 2 यहां तक बात समझ में आती है? ओ भाई, ये बात समझ में आती है कि पहला स्टेप लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का, पहला तो है दोनों के क्या निकाल लो? मोल। और उसके बाद फिर इक्वेशन में जो नंबर लिखे हुए, यहां क्या लिखा हुआ है? 1 और यहां क्या लिखा हुआ है? 3। इसके मोल को 1 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो। जिसका आंसर छोटा है वो लिमिटिंग है, जिसका बड़ा है वो एक्सेस है। तो जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे 2.142 आ जाएगा, और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर छोटा हो गया। छोटा हो गया ना आंसर? जब छोटा हो गया तो इसका मतलब है लिमिटिंग रिएक्शन कौन है? हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाए। जब हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगा, सही, आपने इसका क्या किया H2 का? बेटा H2 को 3 से डिवाइड किया ना। जब 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? ऊपर वाले में जब 24 DM क्यूब से आपने डिवाइड किया। 1 मिनट रुक जाओ, मेरा लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हो रहा भैया? एक
हाँ जी, अब बोलो ना, आप क्या कह रही हो? सर वो जो आपने सबसे पहले किया H2 को, हाँ हाँ भाई, 50 उसमें dm आपने क्या लिखा था? है 50। वॉल्यूम था ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस है, और मोल बनाना था, तो वॉल्यूम ऑफ गैस को मोल कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला नंबर 3, जो कि आपने काफी सही दिनों, है। तो वो 24 से सीधा सीधा क्या कर दिया, डिवाइड। अगर सीएम क्यूब में होता तो 24,000 से डिवाइड होता, तो मोल आ गए। फिर मैंने क्या बताया था लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए, कि आप इक्वेशन में जो नंबर लगे उनसे डिवाइड कर देते हैं, जिसका आंसर छोटा है वो लिमिटिंग, जिसका बड़ा है वो एक्सिस में। तो मालूम हुआ, शानजे, क्या नाम है तुम्हारा? वानिया। मालूम हुआ कि नाइट्रोजन एक्सिस में है, क्या ख्याल है? और हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगा, यस और नो? तो अब अमोनिया की कैलकुलेशन किस पर बेस करेगी? हाइड्रोजन पर। तो अब मान लो कि सवाल में नाइट्रोजन का कोई पार्ट ही नहीं है। जब नाइट्रोजन का कोई पार्ट नहीं है, सवाल किसके दरमियान चलेगा? अब ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन में हम क्या करते थे? मोल बनाते थे, गिवन डेटा से मोल बनाते थे, मोल टू मोल का क्या लेते थे, रेशो। मोल हमने ऑलरेडी बनाए हुए, कितने मोल आए हुए थे? नहीं, 2.08। भाई इसमें बहुत कॉमन गलती होती है, जारा मनाइल जो बच्चे पहले दफा कर रहे हैं, कि वो जो लिमिटिंग रिएक्टर में डिवाइड किया ना, वो वाला फिगर उठा लेते हैं। वो मोल नहीं था, मोल तो वो था जो फॉर्मूला लगा के आया था। अभी जो वॉल्यूम डिवाइड बाय 24 किया, उससे जो आंसर आया था वो मोल था। क्या ख्याल है? जो 3 से डिवाइड करने के बाद जो फिगर आया वो मोल नहीं है, इसलिए वो ना उठा लेना। तो मोल आपके पास ऑलरेडी मालूम है। अब रेशो कितना है? 3:2। 3:2। इसके मोल्स कितने? 2.083। और इसके कितने हो जाएंगे? एक्स। एक्स कितना आ रहा है? 1.38। बेटा बात समझ में आ रही? ज़ाहरा, मनाइल, आंसर आ रहे तुम्हारे? मानूर, बख्तावर? अब जब मोल आ गया तो क्या करेंगे बेटा? जवाब ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। वॉल्यूम अपॉन 24 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब या सीएम क्यूब जो कर लें, अगर डीएम क्यूब वाला लगाएंगे तो डीएम क्यूब में आंसर आएगा, सीएम क्यूब वाला लगाएंगे तो सीएम क्यूब में आएगा। चूंकि सवाल में पहला वाला वॉल्यूम डीएम क्यूब में था, इसलिए मैंने दूसरे वाले के लिए भी डीएम क्यूब ले लिया। तो क्या होगा? डीएम, या सिंपल इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.389 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू। सर तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला वो यूज करते हैं। क्या बेटा? जो लिमिटिंग ये जो रिएक्टेंट होता है वो मोल्स यूज हैं करना जी बेटा। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता सर, है, जी बेटा। आप प्लीज फिर से समझा सकते हैं? क्यों, आप कहीं चली गई थी? नहीं सर, मुझे वो वाला तो जब दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स निकाले वो तो समझ आ गया, उसके बाद वाला नहीं समझ आ अच्छा, रहा फिर क्या किया है। असल में नॉर्मली होता है कि ये ट्रिक हमने उस फॉर्मूले से ड्राइव की है जो आपने स्कूल में पढ़े होते हैं। स्कूल में लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ाया गया होगा ना आप लोगों को? नहीं सर, मुझे तो नहीं पढ़ाया था। माशाल्लाह, पढ़ा ही नहीं है। वाह 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 वाह। चलो ये तो और अच्छी बात हो गई, क्योंकि सवाल पढ़कर कहीं पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई वर्ड लिखा हुआ है नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम के सवाल करते हैं तो ऐसे कई सवाल आते हैं जिसमें ये सवाल होता है कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सिस में है। तो एक्सिस में कौन सा, ये भी ये कैसे पता चलेगा? इसी तरीके से। तो मेरे बच्चे, पहले तुम्हें ये थ्योरी समझ में आ गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता कौन है, और अगर वो खत्म हो जाएगा जी तो सर। उससे रिएक्शन रुक जाएगा। इसीलिए प्रोडक्ट का अमाउंट किस पर कैलकुलेट किया जाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट पर। इतनी बात समझ में आती है? जी अब इसको निकालने का जो तरीका था वो मैंने बताया। पहला तो आप है कि जो डेटा गिवन है रिएक्टेंट्स का, उन दोनों को मोल बना लें, और उसके बाद इक्वेशन में जो नंबर उनके आगे लिखे हुए, यहां 1 लिखा हुआ था, नाइट्रोजन के आगे 1 लिखा हुआ था और यहां 3 था, तो जो मोल आए उनको उन नंबर से डिवाइड कर दें। 2.142 मोल आए थे, इसको 1 से डिवाइड कर दिया, और इसके इतने आए थे, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसके नंबर इक्वेशन में 3 थे। ये बात समझ में आई? जी सर। इसका आंसर 2.142 आ गया, और इसका आंसर क्या आया? 0 पॉइंट कुछ आया था ना, 694। तो बेटा मैंने क्या बताया कि जिसका आंसर छोटा आ जाए वो लिमिटिंग है, और जिसका आंसर बड़ा आ जाए वो एक्सेस में है। तो 2.142 चूंकि बड़ा आंसर है, 0.69 छोटा आंसर है, तो लिमिटिंग कौन हुआ? हाइड्रोजन। यानी पहले हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर ज़ारा? जी सर। मनाइल, तुम्हें जी समझ में आती है बात? जी सर। अब जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगा, तो अमोनिया की कैलकुलेशन किसकी बुनियाद पे की जाएगी? हाइड्रोजन की बुनियाद पर। यस और नो?
तो इसीलिए फिर हमने हाइड्रोजन के लिए क्या किया, जैसे हम करते थे कि मोल बनाते थे, मोल टू मोल रेशो लेते थे और रेशो लेकर फिर जो रिक्वायर्ड होता था वो निकाल लेते थे। तो मोल हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे। कहां बनाए हुए थे? जब हमने फॉर्मूला लगाया था तो मोल बन गए थे ना 2.083। जी ज़ारा? जी सर। तो 2.083 को लेकर हमने रेशो ले लिया जो आपको यहां नजर आ रहा है 3:2, और उसके बाद हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अभी भी बात समझ में नहीं आई? नहीं सर, अब समझ आ गई है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे गलती करते हैं, वो क्या कि जो 2.083 को डिवाइड किया था ना 3 से, इससे जो 0.6 करके जो आंसर आया था वो ले लेते हैं। भाई वो गलत हो जाएगा, वो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए है। सवाल को आगे बढ़ाने के लिए तो मोल चाहिए, और मोल ये है जो ऊपर निकाला आपने फॉर्मूले से। ठीक हो गया? अब बेटा वी आर रेडी टू जंप इनटू द एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। खुदा के बंदो, अल्लाह का वास्ता है, मेरे स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में, एग्जाम शीट खोलते हैं और रैंडमली ट्राई करते हैं कि हम कितने पानी में मोल के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक सेकंड दे दें मुझे। और आप जाकर आज ही अपनी P1 की बुकलेट से मोल के सारे क्वेश्चंस करें। जिन लोगों के पास P1 बुक है हमारी, वो जाकर सीधा सीधा मोल के सारे क्वेश्चन निपटा दो। देखता हूं मैं कैसे नहीं होता। हाँ, ढूंढते हैं मोल के क्वेश्चंस और करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ मोल वाले कराऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि अभी हमने सारे टॉपिक कवर नहीं किए हैं, तो फिलहाल सिर्फ मोल वाले करेंगे। चलो, पहला सवाल ये आ गया मोल का। क्या सवाल है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद लार्ज एक्सेस ऑफ क्लोरीन। रिएक्शन में लिख देता हूं, H2 + Cl2, या रिएक्शन आपको पूरा उसने खुद लिखवाया है, तो गौर से पढ़िए। हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, यानी HCl फॉर्म हो रहा है, और किससे फॉर्म हो रहा है? When 1 mole of methane reacts with large amount of excess chlorine. अच्छा, मीथेन, सॉरी, मीथेन क्या होती है भाई? ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो? ये रिएक्शन तुमने पढ़ा है ना मीथेन में, कि CH4 जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो CH3Cl बनता है और HCl बनता है। या सुनो, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना, तो ये जो क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का रिएक्शन आया है, इसे लिखने की जहमत उसने नहीं की है। भाई मुझे बता दो, नहीं पढ़ा ये रिएक्शन? मीथेन की क्लोरीनेशन पढ़ी है ना भाई, उसमें ये प्रोडक्ट बनते हैं या नहीं, और ये बैलेंस है ऑलरेडी या नहीं? ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब सवाल को दोबारा रीड करो, क्या पूछ रहा है बेटा? कि हाइड्रोजन क्लोराइड के कितने मोल्स बनेंगे, किससे? व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद। अब बिल्कुल आसान है, मीथेन का यहां पर ऑलरेडी कितना मोल है? 1 मोल। आप देखो, जब इसका 1 मोल है तो इसका भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। कुछ करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी हमें? क्योंकि मोल ही गिवन था, मोल ही चाहिए था, मोल ही गिवन था, मोल ही चाहिए था, रेशो लगा लिया ना डायरेक्ट। भाई मीथेन के 1 मोल गिवन है, इक्वेशन में भी 1 ही नजर आ रहा है, तो 1:1 का रेशो ना इन दोनों के दरमियान। बोलो भाई, अबे हाँ ना बोल दो। मीथेन CH4 और HCl में कितना रेशो है? 1 और 1। तो 1 मोल उसने पूछा था, जब मीथेन हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड कितने बनेगी? 1 ही मोल बनेगी। क्लियर? कितना टाइम लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगे। आगे चलो। अच्छा, ये रिलेटिव MR कैलकुलेशन अभी आप कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट .5HU, डॉट सॉल्व करना मैंने सिखाया है नॉर्मल, जब हमने MR किए थे। डॉट की जगह क्या लगता है? प्लस। मैं करके दिखा देता हूं, पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर का जो मास है वो आप 63 लेंगे, सल्फर का मास जो है वो आप 32 लेंगे, ऑक्सीजन का 16 × 4 लेंगे, उसके बाद डॉट की जगह प्लस आएगा। ये मैंने जब रेगुलर क्लास में कराया तो कराया, और डॉट की जगह प्लस आने के बाद फिर ब्रैकेट लगेगा 5 और हाइड्रोजन 1 × 2 + 16। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बता दे कोई। 185 तो है ही नहीं भाई, सही से करो। जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 240।
नहीं, तो फिर 64 होगा कॉपर का मास, मैंने गलत लिया होगा 250। पीरियोडिक टेबल में देख लेना ना, क्योंकि 63.5 होता है, डेसिमल में था नहीं, हो सकता है 64 पीरियोडिक टेबल में लिखा हो। बात समझ में आई? डॉट हमें क्वेश्चन भी नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा? नहीं सर। अबे तो बोलो ना, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। वर्कशीट खोली भी मैंने तो, अब आ रहा है? सर हमारे पास आ गया। इसीलिए तो कहता हूँ बोलते रहा करो, तुम लोग गूंगे बन जाते हो तो मुझे क्या वही नाजिल होगी? नहीं सर, क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा हमारे सामने। सर तो बोल दिया ना। मैंने बेटा ये देखो, कॉपर सल्फेट का एमआर निकालने को कहा था, मैंने आपको ये बताने की गलती की कि कॉपर सल्फेट का जब आप एमआर निकालने जाएंगे तो डॉट का सोल्यूशन आपको कंफ्यूज ना करे। डॉट के सोल्यूशन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डॉट की जगह क्या लगाते हैं? प्लस। डॉट की जगह क्या लगा देते हैं? प्लस। ये मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ऊपर इक्वेशन बनाकर 63 + 32 + 16 और डॉट की जगह प्लस लगाया, फिर 5H2 था 5 लिखा, H2O को ब्रैकेट में करके सॉल्व किया, इसका आंसर 250 आ रहा है। 250 हमारा आंसर बनेगा। अब आ गया देखो, जहां मुश्किल इक्वेशन आई, दी भी इक्वेशन, तो उसको पता है कि तुम गधे हो, तुमसे जितना तुमको मुंह में दे दिया जाए, स्पून फीड कर दिया जाए, उतना कम है। क्या कहता है? 1 dm³। ये dm³ में क्या गिवन है? वॉल्यूम। अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर कॉपर। अमोनिया क्या है? ये रहा। और कॉपर ऑक्साइड क्या है? ये रहा। ठीक है ना? 1 dm³ पास किया है इसमें से, और ये गैस है लिखा हुआ है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म व्हेन मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर ऑफ। अब किसका वॉल्यूम पूछा हुआ है? नाइट्रोजन का। तो सवाल किनके दरमियान होगा? अमोनिया का वॉल्यूम गिवन है और नाइट्रोजन का पूछा हुआ है। यस और नो? सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। तो 1 dm³ गिवन था, 24 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.041। ये आ गए मोल। रेशो लोगे तो रेशो कितना है? 2:, बोलो बेटा, 2:1। 2:1 है तो इसके नीचे 0.041 और इसके नीचे x। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 0.0205। ठीक हो गया, ये मोल आ गए। अब इसको 24 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि dm³ में है। आंसर बताओ। ठीक हो गया? सबका आंसर आया नहीं आया? नहीं सर, वो आप तो आसान वाले सवाल करा देते। ये जो आया था वो मोल, वो जी बेटा क्यूब में आया था जो हमने मल्टीप्लाई में किया। नहीं ना, मोल आए थे ना मेरे बच्चे। ये तो रेशो मेथड से तो मोल आते हैं, और सवाल में पूछा था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बनाने के लिए हमने 24 भाई मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24 का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि dm³ में आंसर देना था। ज़ारा तुम्हें ये बात समझ में आई नहीं आई है? जी सर आ गई है। भाई वही तरीका है ना कि जो गिवन होता है उसे मोल बनाते हैं, मोल टू मोल रेशो लेते हैं, और फिर जो रिक्वायर्ड होता है बना देते हैं। तो भाई नन्नी काकी, तुम्हें समझ में आ रहा है? अब मुझे आप ये देखें कि कितना टाइम लग रहा है करने में। ये मुश्किल से 20 सेकंड में हो जाने वाला सवाल है। बहुत कोई मरियल रफ्तार से करें तो 40 सेकंड में, अगर आप सवाल से डरे हुए ना हो और कैलकुलेटर यूज करने का तमीज हो आप। क्योंकि आप वो कौम है, मैं बार बार कहता हूं कि 2 + 2 कैलकुलेटर 5 दे देगा ना, आप 5 लिख दो। कॉमन सेंस तो आपका काम करता ही है। आगे एक और सवाल देखो। देखो ये इक्वेशन अभी मैंने कराई भी थी, लिखी भी आई है। ये क्या कहता है? इक्वेशन को मारो गोली। हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 cm³ ऑफ 1 मोल। ये अच्छा सवाल है। इस सवाल में बच्चे फंसते हैं, क्योंकि यहां पर ये नया वर्ड आ गया, न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए। क्या बोला उसने? हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड। सल्फ्यूरिक एसिड कितना रिक्वायर्ड होगा ये पूछा उसने। नीचे ऑप्शंस भी दिए, और डेटा किसके बारे में गिवन है? कंसंट्रेशन। ठीक है ना? पहले मैंने क्या बताया, जब सवाल में कुछ समझ में ना आए पहले मोल निकालना है, तो पहले इस डेटा को यूज करके क्या निकालोगे? मोल निकालो। कौन सा फॉर्म लगेगा? मोल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। कॉन्सेंट्रेशन 1 है, वॉल्यूम कितना है? 100 डिवाइड किससे हो रहा है? 1000 से। आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। सही है? अब ये कैसे पता चलेगा कि कितना उसका डेटा चाहिए होगा? जरा इक्वेशन को देखिए। देखिए इक्वेशन में कितना मोल है? 1:2 है। 1:, तो जब इसके 0.1 मोल होंगे तो उसके कितने होने चाहिए कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए? 0.2। भाई
0.1 मोल। इसका अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मोल निकाल लिया तुमने, अब तुम इसका रेशो करो किसके साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो कैसे रेशो करोगे, ये 2:1 है ना, 2:1 है, और इसके नीचे आंसर कितना आया 0.1, और इसके नीचे x रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.05। इतनी बात समझ में आती है बेटा, हाँ ना बोलो, इतनी बात समझ में आती है कि H2SO4 के 0.05 मोल चाहिए आपको। अब मेरे बच्चे, इनमें से जिसका आंसर 0.05 आ रहा है वो आंसर हो। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो, कि NaOH के मोल निकाल लिए तुमने, मोल निकालकर H2SO4 के कितने मोल इसके साथ होने चाहिए वो निकाल लिया तुमने रेशो से। अब ऑप्शन में जो तुम्हें डेटा गिवन है उसमें जिसका आंसर 0.05 आ रहा होगा वो आंसर होगा। और आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, कैसे, क्या इसका आंसर 0.05 आ सकता है, आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, कॉमन सेंस होना चाहिए। 100 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0.01 आएगा ना, तो ये तो वैसे ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कौन सा होगा, चेक करो, मल्टीप्लाई करो। हाँ, 50 डिवाइड बाय 1000 0.05 हो जाएगा। क्या सही, क्या समझे, लॉजिक समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा सा सवाल एक्सटेंड करके गया था। इस सवाल में डिफरेंस क्या था कि इसमें एग्जैक्टली कोई रिक्वायर्ड नहीं था, सवाल पूछा था कितना मोल चाहिए होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो आपने कितने मोल निकाले, 0.04। अब 0, लेकिन जो आंसर्स दिए हुए हैं वो मोल की टर्म में नहीं दिए हुए, वो कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ है। तो आपने उस कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के डेटा से 0.05 कहां आ रहा है वो देख लिया। इज दैट क्लियर? समीर महार, समीर भाई के लिए फातिहा पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला इनकी रूह को जन्नत से बेदखल करके दोज़ख में भेज। कमीने बच्चे हैं, अल्लाह माफ। ये वाला सवाल कर नहीं, परसेंटेज प्योरिटी भी कराई नहीं है मैंने। चलो, अब वॉल्यूम ऑफ इथेन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इथेन ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो। एट RTP हैज अ मास ऑफ 20 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन एट RTP? कहता है भाई कि अब देखो सवाल देखना, सवाल में कहता है इथेन जो कि C2H6 है, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बताया नहीं कितना है, उसका जो भी वॉल्यूम है उसका मास कितना है, 20 ग्राम। कितना है भाई? अब कहता है अगर उतना ही वॉल्यूम किसका हो, प्रोपीन का हो, C3H6 का, तो उसका मास कितना होगा। अब ये वो सवाल है जहां पर दिमाग लगाना होता है, हालांकि फॉर्मूले वही है। आपको क्या मालूम नहीं है इसमें, मास अपॉन एमआर करें। एक मिनट, क्या मालूम नहीं है, वॉल्यूम। लेकिन आपको परेशान होने की चंदा बिल्कुल भी जरूरत, आप पहले क्या निकालते हैं, जब मोल, पहले मोल निकाल लो। 20 ग्राम ऑफ इथीन में मोल निकालो, 20 को डिवाइड करेंगे किससे, C2H6। C2H6 का मास कितना होगा, 12 12 24 और 30, 30 आ जाएगा। 0.66 आ रहा है, 667, ये मोल आ गए। मेरे बच्चे, किसी भी गैस का 1 मोल वॉल्यूम सेम होता है, हर गैस का 1 मोल 24 dm³ वॉल्यूम लेता है ना। तो जब तुमने मोल निकाल लिए, यही मोल प्रोपीन के लिए इस्तेमाल होंगे। क्यों? क्योंकि जो भाई 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 24 dm³, इसी तरह 0.667 मोल ऑफ एनी गैस विल हैव द सेम वॉल्यूम। चाहो तुम वॉल्यूम निकाल लो, काम बढ़ेगा, वरना मोल निकाल के डायरेक्ट किस पे चले जाओगे, मास निकालने पर। मोल आ गए तुम्हारे पास, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन MR। लेकिन अब ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई होगा, प्रोपीन पर। किस पे अप्लाई होगा, प्रोपीन कितने मोल कितने, 0.667, और MR कितना होगा प्रोपीन का, C3H6 है, 12 12 24 36, और 36 और 6 42, 42 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ रहा है, 28। बात समझे नहीं समझे? दोबारा समझना, गैस के लिए याद रखो, वैसे तो याद ही रखो कि जब कोई डेटा गिवन हो मोल तो निकाल दो, और गैस का वॉल्यूम और मोल इक्विवेलेंट चलता है तमाम, यानी तमाम गैसेस का 1 मोल सेम वॉल्यूम रखता है। इसलिए हमने वॉल्यूम नहीं निकाला, हमने मोल निकाला, और मोल ही को इस्तेमाल कर लिया किसके लिए, प्रोपीन के लिए। भाई हमने देखा कि 20 ग्राम से मोल कितने आ रहे हैं,
और वही मोल हमने प्रोपीन के लिए इस्तेमाल कर लिया। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन में से कोई जवाब दे दो भाई। जी सर। यस सर। उफ, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये सवाल आ गया, बड़ा आसान है ये। सॉल्यूशन containing 1 gram of sodium hydroxide NaOH in 250 cm cube of solution। अब इसमें तो इक्वेशन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि NaOH के बारे में ही हो रहा है। क्या ख्याल है? सबसे पहले सवाल में जब कुछ भी गिवन ना हो क्या निकालते हैं? मोल। तो 1 ग्राम को यूज करेंगे, मास अपॉन mr, मास अपॉन 1 डिवाइड बाय 40, क्या आ जाएगा? 0.025। यस और नो? 0.25 आएगा, 025 आएगा। ठीक हो गया। ये क्या आ गए? मोल। अब जब मोल आ गए, निकालना क्या था? ये क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन। मोल आ गए तो वॉल्यूम गिवन है, क्या फॉर्मूला लगेगा? मोल अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 250। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 0.1। 0.1। समझ में आया तरीका? अच्छा, ये देख लो, ये फिर मोल का सर सवाल आ मुझे गया। समझ नहीं आया। बेटा ये तो और आसान। आपने मास से मोल निकाले, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी बेटा। कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या चाहिए? पहले मोल चाहिए, मोल निकाल लिया और कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सही है सर, समझ आ रहा। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन दी हुई है। इन एन एक्सपेरिमेंट 5 मोल सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डायरेक्ट मोल गिवन है, मोल गिवन है तो मोल निकालने की फिलहाल जरूरत। 5 मोल इसके गिवन है। विच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इसका किसके साथ निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल गिवन है, डायरेक्ट रेशो ले लेते हैं। क्या रेशो है? 2:1। तो 5:x हो जाएगा। कितना आ जाएगा? हाँ भाई 2.5। ये 2.5 क्या आ गए? मोल। अब एक डीएम क्यूब में आंसर है, एक मोल में कितना? 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? बात समझ में आई? फॉर्मूला लिखे बगैर कर रहा हूं लेकिन लगाया फॉर्मूला ही रहा हूं भाई। पहले मोल गिवन था ना डायरेक्ट, तो आपने रेशो लिया 2:1 कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे आपने मोल निकाले कार्बन डाइऑक्साइड के, और फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम अपॉन 24 जाकर मल्टीप्लाई हो गया। यस और नो? आयशा, क्या नाम है तुम्हारा? अबिया, काशिफ, Yes. अरीबा, अमीर। बस नाम की अमीर हो तुम, हरकतें सारी गरीबों वाली हैं तुम्हारी। हाँ, हो भी नहीं, अमीर हो भी नहीं सकती ना तुम, मैं बता दो। गुर्बत झलक रही है तुम्हारे एटीट्यूड। वो भाई कुछ ऊपर से आ रही है, वो सॉरी कुछ जा रही है, सब ऊपर कुछ आ रही है, ऊपर से जा रही है। चलो अब देखो भाई, ये आ गया। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन है जो तुम्हें आना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अबे होता क्या है बेस के बच्चा? KOH। और ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। वो क्या होता है? HNO3। क्या रिएक्शन होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट, KNO3 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। बैलेंस है ऑलरेडी ये रिएक्शन। ठीक हो गया। अब सवाल देखते हैं। आपको क्या दिया? 15 cm³ ऑफ 1 मोल। ये क्या है? वॉल्यूम। और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। किसकी? अबे जवाब देते जाओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। बहस का मुंह तुम्हारे मुंह से ज्यादा नहीं हो रहा। कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों किसका गिवन है? KOH का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद किसका वॉल्यूम गिवन है? 20 cm³। किसका? नाइट्रिक एसिड का। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो पहले क्या निकालना होगा? मोल। इन दोनों को यूज करके मोल निकलेगा। पहले कैसे निकलेगा बेटा? मोल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा? 1 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 1000। क्या आएगा आंसर? 0.015। ये आ गए मोल। ये बात समझ में आई? अब 1:1 का रेशो है, 1:1 का रेशो, तो जितने मोल उसके होंगे उतने ही उसके भी निकलेंगे। तो इसके भी 0.015 आ गए। जब इसके मोल आ गए, अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 20, क्या आ जाएगा? 0. क्या ख्याल है? नहीं आ रहा समझ? मैं महंगा हूं, तुम्हें ही देख रहा हूं और किसको देख रहा हूं?
है महंगा लगता हूं मैं? तो तुम महंगी होगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कहां देखा हूं। सवाल है विच कंटेन्स द ग्रेटेस्ट मास ऑफ नाइट परसेंटेज कंपोजिशन का, छोड़ देना। ये आ गया सवाल। फिर वही बात है कि आप जब मैं क्यों कह रहा हूं टाइम ज्यादा टॉपिकल करो, टॉपिकल करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम कर पाते हो। ईयरली से बैठ के करोगे, मोल के 2 सवाल आएंगे, प्रैक्टिस होगी नहीं, तो फिर अगले पेपर तक आते आते भूल जाओगे। टाइम है, वरना ये टाइम ईयरली करने का आ चुका है, लेकिन साल भर तो सोते रहे, नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, डी आएगा, ई आएगा, बचना पाऊंगा इस बार। समझ में आई बात? शफकत भाई ने तो शफकत की नहीं है, तुम तो उम्मीद है अभी उस दिन ऐलान हो जाता ना कैंसिल होने का, तो यहां पर 2 भी नहीं बैठे होते। साल के आखिर में टीचर बड़ा कीमती आदमी होता है। हाँ भाई, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, क्या निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स, विल गिव 24 cm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ 24 cm क्यूब। ठीक है जी, बाकी बकवास है। क्या करेंगे इसको, पहले बोलो भाई, मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल टू मोल रेशो लेंगे, आंसर आ जाएगा क्योंकि मोल ही निकालनी है। तो कैसे cm क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 24,000। तो 24 डिवाइड बाय 24,000 कितना हो जाएगा? 0.001। इज दैट क्लियर? अब रेशो कितना है? 1 रेशो, तो इतने मोल उसके भी, इतने मोल उसके भी, आंसर आ गया। क्या कहते हो? क्या कि चलो नीचे से भी कुछ सवाल करिए। बात ये है कि जो टॉपिक पढ़ लोगे वो ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। तुम लोग हमेशा यही कमीनापन करते हो कि सर पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो बच्चा घर पे अगर तो कर रहा है, अव्वल तो करता ही नहीं, अगर कर रहा है तो पार्टिकल नेचर की प्रैक्टिस। सर करा रहे हैं एसिड बेस, तो बच्चा ऑर्गेनिक कर रहा है, और जब सर ऑर्गेनिक करा रहे थे उस वक्त पता नहीं क्या कर रहा था। अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे। चलो भाई, विच गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। कैसे करेंगे? मोल निकालेंगे। बार बार कह रहा हूं, जिस सवाल में मोल का होगा पहले मोल निकलेगा और मोल से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि याद रखो कि अब आपको मालूम है ना कि हर गैस का 1 मोल सेम नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है, हर सब्सटेंस का 1 मोल सेम नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो जिसके मोल सेम होंगे वही आंसर होगा। क्या मतलब? 9 ग्राम ऑफ वाटर में क्या करेंगे? मास अपॉन एमआर, 9 अपॉन 18.5 आ जाएगा। अब देखो किसके 0.5 है। 2 ग्राम को हाइड्रोजन का 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 14 को 28 से डिवाइड करोगे ये 0.5 आ जाएगा, ये आंसर है। क्योंकि 32 से डिवाइड होगा और 44 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, बी आंसर होगा। नहीं समझे भाई? सवाल में उसने कहा था कि 9 ग्राम ऑफ वाटर में जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही मॉलिक्यूल इनमें से किसमें, तो मैंने क्या कहा, मोल निकाल लो, जिसमें मोल बराबर होंगे मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे। तो आपने 9 ग्राम मास था ना, उसको एमआर ऑफ वाटर से डिवाइड किया, which was 18, कैलकुलेट करोगे 9 लिख के कर दूं, H2O 1 into 2 plus 16, तो 9 डिवाइड बाई 18 कितना हो गया? 0.5। तो इसका मतलब इनमें से जिसके 0.5 मोल्स होंगे उसके अंदर पार्टिकल उतने ही होंगे। तो अब हाइड्रोजन का एमआर कितना होता है? 1, तो 2 को डिवाइड किया किससे? 1 से, क्योंकि मास अपॉन एमआर का फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, तो उससे 2 ही आंसर आ गया। 14 नाइट्रोजन का एमआर कितना होता है? 28, तो 14 डिवाइड बाई 28 कितना हो गया? 0.5। ऊपर भी 0.5 है, इधर भी 0.5, आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, what is the concentration of iodine molecule in a solution containing 2.54 grams of iodine in 250 cm cube of solution? क्या क्या गिवन है? मास गिवन है,
और वॉल्यूम गिवन है, निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मोल के बगैर हो सकता है क्या? तो मोल कैसे निकालेंगे? पहले मास से। मास अपॉन एमआर, मास से 2.54 ग्राम अपॉन एआर। कितना होता है आयोडीन का यार? आयोडीन का एआर कितना होता है? आयोडीन मॉलिक्यूल का एआर 127 ज्यादा होता है, अच्छा खासा होता है। देखो पीरियोडिक टेबल में देखो, ग्रुप 7 में सबसे नीचे 127 है। हाँ 127 एक का है, I2 की बात हो रही है, तो 127 टाइम्स 2। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है? हाँ आंसर बताओ। 0.01 आ गया। ये आ गए मोल, मोल आ गए तो कॉन्सेंट्रेशन निकल लेगी। कैसे निकलेगी? मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। मोल थे 0.01 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 250। आंसर क्या है? क्या समझे हो भाई? आपके पास टॉपिकल बुक्स मौजूद हैं। सैटरडे वाले दिन मोल के सारे क्वेश्चन मैं चेक करूंगा। जो पास पेपर लेके नहीं आएगा उसको क्लास में नहीं बिठाऊंगा।